नमस्कार, हम पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने जो प्रण लिया है, जो ठाना है, वो आप कर रहे होंगे। कब तक आप आनाकानी करते रहोगे, अपने लक्ष्य से भागते रहोगे? कब तक आप दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहोगे? एक बार आप भी तो अपना रंग, आप भी तो अपना जोश दिखाओ ना, इस मंजिल को इसकी औकात दिखाओ ना। और एक बार सबको आप ये हुकार भर के कह दो कि इस बार मेरी बारी है, अपनी औकात दिखाने की बारी है। इस बार मैं भी अपना जोश, जुनून और ये भी दिखाना चाहता हूं कि कब तक आप दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहोगे। एक बार अपना भी वर्चस्व बढ़ा करके दिखाओ ना। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा था। अशोक के बारे में पढ़ना शुरू अशोक के पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट ट्रिक, जो नोट्स, जो शार्ट हम लोगों ने जो नोट्स किया वो कर लेते हैं कि मगध का जो मगध जो आपको राजवंश मिलता है, मगध राजवंश मगध जो महाजनपद है, उसमें हम लोगों ने कितने वंश को पढ़ लिया है। सबसे पहला वंश आपको हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश इसका संस्थापक आपको बिंबिसार मिलेगा। कौन कौन मिलेगा? बिंबिसार। बिंबिसार कौन सा? बिंबिसार मिलेगा। फिर उसके बाद आपको एक वंश और मिलता है। कौन सा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। कौन सा? शिशुनाग था। शिशुनाग था। फिर उसके बाद हम लोग अगले वंश पे आते हैं। कौन सा? नंद वंश आया। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद था। पदम नंद था। महापदम नंद था। फिर उसके बाद हम लोग आ जाए कौन किस पे? मौर्य वंश पे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि पितृहंता के नाम से किसको जानते हैं? पितृहंता के नाम से कौन किसको जानते हैं? पितृहंता। पितृहंता पितृहंता के नाम से किसको जानते हैं? हरिवंश को जानते हैं। शुंग जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था, शिशुनाग वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा था, वो कौन था? ठीक है, वो कौन था? फिर उसके बाद आप देखोगे कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। क्या नाम था? कालाशोक। कालाशोक था। कालाशोक था। इसका सबसे ताकतवर राजा जो था, सबसे ताकतवर राजा कौन था? कालाशोक था। नंद वंश में देखा जाए तो, नंद वंश में जिसको देखोगे तो द्वितीय परशुराम किसको कहते हैं? नंद वंश में सबसे ताकतवर राजा कौन था? महापदम नंद था। फिर इसके बाद जो मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश में हम लोग ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, तो आप मुझे थोड़ा सा बताओगे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। संलेखना विधि से जैन धर्म का अनुयायी कौन था? जैन धर्म से लेखना संलेखना विधि से इसने क्या किया? इसने अपना शरीर त्यागा था। इसका द्वितीय नाम पूछ लेता है। इसका नाम क्या था? इसका नाम जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप मुझे बताओगे। चंद्रगुप्त मौर्य का दो नाम बताओगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य का दो नाम बताओगे, क्या था? उपनाम क्या था इसका? इसका उपनाम था। ठीक, कौन था? एंड्रोकोटस। क्या नाम था? सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, इसका दो नाम था। अब लग रहा है अब इसके बाद हम लोग किस पे आ जाते हैं? इसके बाद हम लोग किस पे आए थे? तो इतना आपको जो शार्ट नोट्स ऐसे ही, आपको अगर शार्ट नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, शार्ट नोट्स अगर आपकी बात करोगे तो शार्ट नोट जो होते हैं ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने पोथी इतनी लिखी, लेकिन शार्ट नोट्स में आप ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को आप उसमें रख सकते हो, कभी जीवन में भूलोगे नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको निपटा देता हूं। अब किस पे आ जाते हैं? अशोक पे आ जाते हैं। ठीक है, अशोक को हम लोगों ने पढ़ा था, और आज अशोक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अशोक, ठीक है, किस पे? अशोक पे आ जाते हैं। अशोक पे कल हम लोगों ने अशोक के जन्म के बारे में देखा था, उसकी पति पत्नी, उसके बेटे। फिर उसके बाद इसका विस्तार भी देखा था, क्या क्या इसने किया था, इसका विस्तार भी हम लोगों ने देखा था। इसका विस्तार भी अशोक का हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कलिंग युद्ध, आज हम लोग किसके करेंगे? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध सबसे पहले ये पूछ लेगा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था इसके जो कि तो 361 बीसी में हुआ था। किसमें हुआ था? तो ये 300 नहीं, 300 में, सॉरी 261 बीसी, 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? अशोक और
सामता था पद्मनाभा, महापद्मनाभा के बीच हुआ था, महापद्म नाभा के बीच हुआ था, महापद्मनाभा के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? तो अशोक के राज्य विस्तार, राज्य विस्तार, विस्तार के कारण, कारण कलिंग रास्ते में आता था, कलिंग रास्ते में आया, कलिंग अधीनता नहीं स्वीकारी, नहीं स्वीकारा। कलिंग रास्ते में आता था, राज्य विस्तार के कारण ये युद्ध हुआ था। कलिंग क्या था? रास्ते में आता था, रास्ते में आता था। क्यों हुआ था? तो अशोक के राज्य विस्तार के कारण हुआ था। कितने वर्षों के बाद हुआ? कितने वर्षों के बाद हुआ? अशोक की कितने वर्षों के बाद हुआ था? तो अशोक के गद्दी पर बैठने के, अशोक की गद्दी पर बैठने के, देखोगे तो बैठने के 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था। ठीक है, हुआ था। इसके 8 वर्ष, जब ये गद्दी पे बैठ गया था उसके 8 वर्ष के बाद हुआ है। इसका वर्णन कहाँ है? तो वर्णन इसका कहाँ पे है? इसका वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है। अशोक के 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, किसमें? 13वें शिलालेख में। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका? कलिंग युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। ठीक है, युद्ध का वर्णन है, वर्णन है। ठीक है, इसमें इसका वर्णन है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इस युद्ध में कितने लोग मारे? इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। वह जो देखोगे तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हो गया, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया इस युद्ध में। क्यों? इस युद्ध में देखोगे तो लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए। ठीक है, तो इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, इसी कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है, परिवर्तन हो गया था। इसमें क्या हुआ? अशोक की जीत हो गई थी, इसमें अशोक की तो जीत हुई, पर इसमें देखोगे तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, इसका हृदय परिवर्तित हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या किया? फिर उसके बाद इसने निगरोध, ये बहुत भिक्षु थे, निगरोध जो थे बहुत भिक्षु थे, इसके बाद अशोक ने निगरोध नामक बौद्ध भिक्षु थे, निगरोध नामक बौद्ध भिक्षु के वचन सुनकर बौद्ध धर्म अपनाने का तैयार हो गया था, सुनकर प्रभावित हो गया। तो निगरोध नामक बौद्ध भिक्षु के वचन सुनकर के ये प्रभावित हुआ। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म में रूपांतरित किसने किया था? ये तो बौद्ध भिक्षु थे निगरोध, इनके वचन बस इसने सुना था और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित हो गया था कि मैं अब जो ये मेरा हत्या जो किया गया है, कलिंग युद्ध में इतने नरसंहार किए गए हैं, इसका प्रायश्चित करने का एक ही तरीका है, क्या? बौद्ध धर्म में रूपांतरित हो जाओ, खुद को आप माफ करने का एक ही तरीका था कि मैं अब प्रचार प्रसार करूं, अब लोगों को नरसंहार करने से रोकूं, यही मेरा प्रायश्चित होगा। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे अगला नेक्स्ट आपसे पूछेगा, नेक्स्ट आपसे ये कहेगा कि ये इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस युद्ध के बाद इसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
किसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म में रूपांतरित देखोगे यहीं पे बौद्ध धर्म में रूपांतरित उपगुप्त ने किया था। उपगुप्त कौन थे? उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त कौन थे? उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे। रूपांतरित किया था किसने? बौद्ध धर्म में रूपांतरित किसने किया? उपगुप्त ने किया था। बौद्ध धर्म जो प्रभावित हुआ था किसके वचन सुनकर? निगरोध के वचन सुनकर के प्रभावित हुआ था। ठीक है, और इसके जो धार्मिक गुरु थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके धार्मिक गुरु थे अशोक के धार्मिक गुरु, अशोक के धार्मिक गुरु, अशोक के धार्मिक गुरु जो थे ये मोगली पुत्र तिष्य थे। मोगली पुत्र तिष्य थे। कौन थे? मोगली पुत्र तिष्य थे। कौन थे? अशोक के धार्मिक गुरु मोगली पुत्र तिष्य थे। ठीक है, मोगली पुत्र तिष्य थे। तो कल आपको मैंने बताया था कि अशोक ने 2 शहर बसाया था। बताया था कि ना कि अशोक ने 2 शहर बसाया था। ठीक है, कौन कौन सा? एक नेपाल में स्थित है और एक दूसरा है श्रीनगर। कौन सा? एक श्रीनगर। 2 शहर इसने बसाया था, नेपाल और श्रीनगर। अशोक ने इस 2 शहरों का निर्माण किया था। ठीक है, निर्माण इसने किया था। ठीक है, किया था। फिर आप देखोगे कौन से नेपाल में जो शहर है उसका नाम है देवपत्तनम। क्या नाम है? देवपत्तनम। ठीक है, देवपत्तनम। श्रीनगर तो आप देख ही रहे हो, श्रीनगर का नाम तो श्रीनगर ही है। ठीक है, श्रीनगर ही है। फिर इसके बाद ये देखोगे तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने बौद्ध धर्म यात्रा अपनाने के बाद ये धर्म यात्रा करता है। आपसे पूछेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म यात्रा कहाँ किया था, कैसे किया था? बौद्ध धर्म यात्रा कहाँ किया था? सबसे पहले ये बोध गया। कहाँ गया? सबसे पहले ये बोध गया। कहाँ पे? बिहार में। फिर उसके बाद कुशीनगर गया यूपी में। फिर उसके बाद वहां से देखोगे आगे बढ़ा, बोध गया, फिर उसके बाद कुशीनगर गया, फिर उसके बाद कौन देखोगे तो लुम्बिनी गया। कहाँ पे? लुम्बिनी। फिर उसके बाद ये लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी नेपाल में है, नेपाल न्यू लुम्बिनी गया। फिर उसके बाद आप देखोगे कहाँ पे? सारनाथ और श्रावस्ती। फिर उसके बाद कहाँ पे गया? सारनाथ गया। फिर उसके बाद श्रावस्ती गया। फिर उसके बाद श्रावस्ती गया। ये दोनों शहर उत्तर प्रदेश में है। वो जो बौद्ध यात्राएं वो जो की थी, बौद्ध गया में गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, फिर उसके बाद श्रावस्ती, ऐसे उसने जो यात्राएं धर्म की यात्राएं की, अशोक ने धर्म की यात्राएं कहाँ की, ऐसे इसने की थी। ठीक है, यहाँ इसने ये की थी। फिर उसके बाद देखोगे तो अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत की गई थी। अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत हुई थी। धम्म की शुरुआत की गई थी। अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत की गई थी। एक नैतिक संहिता है। धम्म क्या है? धम्म एक नैतिक संहिता है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा किया गया है, ये भी आप सुन लेते हैं कि इसका मुख्य इसमें कहा किया गया है कि, तो इसमें कहा किया गया है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है सभी का सम्मान करो। माता पिता बूढ़ों आदि बूढ़ों, माता पिता आदि बूढ़ों, फिर उसके बाद ऋषियों आदि की सेवा करो। आदि की इसमें कहा गया है कि आप आदि की इसमें सेवा कर सकते हो। ठीक है, तो सेवा कर सकते हो। सभी धर्मों के प्रति प्रेम भाव रखो। सभी धर्मों के प्रति प्रेम भाव रखो।
भाव रखो। ठीक है, सभी धर्मों के प्रति आप प्रेम भाव रख सकते हो, सभी धर्मों के प्रति आप प्रेम भाव रख सकते हो। ठीक है, सभी धर्मों के प्रति आप प्रेम भाव रख सकते हो। इसका वर्णन है, इसका वर्णन कहां पे है, इसका वर्णन आप देखोगे तो वर्णन कहां पे है, वर्णन ये धम्म की जो शुरुआत करता है, तो धम्म का वर्णन किसमें है, तो अशोक के शिलालेखों में है, अशोक के दूसरे व सातवें, दूसरे और सातवें शिलालेख में है, शिलालेखों में है, लेखों में है। ठीक है, दूसरे तथा सातवें शिलालेख में अशोक के धम्म की शुरुआत का वर्णन दिया गया है, अशोक के धम्म की शुरुआत का वर्णन दिया गया है, वर्णन दिया गया है। ठीक है, वर्णन दिया गया है। इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। इसको जल्दी से नोट करिएगा, और नोट करने के बाद आप इसको 60 नोट्स, जैसे मैंने बताया था 60 नोट्स, वैसे ही नोट्सों को आप 60 नोट्स को बनाते रहिएगा। बनाएंगे आपके लिए फायदा, आप बनाएंगे आपके लिए ये फायदा होगा, आप बनाओगे तो आपके लिए ये फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आप बनाओगे तो नहीं, इसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर आप देखोगे तो इसका धम्म महामात्र कौन से थे, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र की स्थापना इसने किया था, धम्म महामात्र की स्थापना किया था। धम्म महामात्र की व्यवस्था इसने की थी कि धम्म महामात्र है कि धर्म, बौद्ध धर्म जो अशोक का जो ये धम्म महामात्र जो होते थे, ये इसके लिए नियुक्त किए गए थे, नियुक्त किए गए थे अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए थे, नियुक्त किए गए थे, किए गए थे प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए ये नियुक्त किए गए थे, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। क्या नाम था इनका, धम्म महामात्र थे, धम्म महामात्र थे ये। ठीक है, धम्म महामात्र थे। देखोगे तो धम्म महामात्र कौन कौन से थे, कौन कौन से थे धम्म महामात्र, धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से, जो किसको किसको भेजा गया था धम्म महामात्र, देखोगे तो महेंद्र और संघमित्रा, धम्म महामात्र। और स्थान देखोगे, स्थान, रुको ऐसे नहीं समझ आएगा आपको लिखना है यहीं पे कि बौद्ध धर्म प्रचार के लिए व्यक्ति और स्थान, भेजे गए व्यक्ति और स्थान। ठीक है, भेजे गए व्यक्ति और स्थान। ठीक है, यहीं पे लिखो व्यक्ति और स्थान, यहां पे लिख दो स्थान। ठीक है, ये अच्छा रहेगा, स्थान, व्यक्ति और स्थान। ठीक है, किसको किसको भेजे और कौन कौन स्थान पे, किस किस स्थान पे। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा, संघमित्रा ये अशोक के पुत्र और पुत्री थे। इनको कहां भेजा, इसने इन लोगों को श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका, इन लोगों को कहां भेजा, श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, नोट करके यहीं पे लिखिएगा कि धम्म का सर्वाधिक प्रचार श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में हुआ। ये भी लिखिएगा कि धम्म का सर्वाधिक प्रचार कहां पे हुआ था, सर्वाधिक सफल जो प्रचार, सफल प्रचार, सर्वाधिक सफल प्रचार हुआ था, सफल, ये भी लिखिए सफल प्रचार जो हुआ था, प्रचार, सफल प्रचार रहा कहां पे, जो कहां पे रहा, श्रीलंका में हुआ था, सर्वाधिक सफल प्रचार रहा श्रीलंका में रहा था। ठीक है, श्रीलंका में रहा था। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं मंझाटिक, कौन थे व्यक्ति, मंझाटिक थे, कौन थे, मंझाटिक। मंझाटिक को कहा है, मंझाटिक किस स्थान पे प्रचार कर रहे थे धम्म का, ये जो गांधार और कश्मीर में, कौन से, गांधार और कश्मीर, ये गांधार और कश्मीर में प्रचार कर रहे थे। फिर उसके बाद आप देखोगे कहां पे, महारक्षित, महारक्षित कौन थे, महारक्षित,
महारक्षित कहाँ पे? यूनान, यूरोप में। यूरोप में ये प्रचार कर रहे थे। ये कहां पे कर रहे थे? यूरोप में कर रहे थे। महाधर्म रक्षित कौन? महाधर्म रक्षित, धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित ये जो थे, ये जो थे ये महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कहां पे? महाधर्म रक्षित जो थे ये महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे थे। तो इसके बाद लास्ट आपका आ जाता है कौन से? महादेव जो थे, महादेव, महादेव, महादेव जो थे वो मैसूर में। कहां पे? मैसूर में। ये प्रचार जो कर रहे थे मैसूर में कर रहे थे। ये धम्म महामात्र थे। कौन थे ये? धम्म महामात्र थे। ये धम्म महामात्र थे जो अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए थे, धम्म की, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन अब डीप जा रहा है, लेवल वो नहीं रहा जो आप देखते थे पहले, जो आप छुट्टी कुटी नोट्स बना के बैठे हुए हो, वो नहीं रहा, अब वो रहा ही नहीं है, ठीक है, वो अब रहा ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसको जल्दी से, इसको आप जल्दी से नोट करिएगा, इसको आप जल्दी नोट करो, इसको जल्दी आप नोट करो, ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करो, इसको जल्दी आप नोट करो, इसको जल्दी से नोट करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसको जल्दी से, नहीं यहीं पे लिख देता हूं, कोई बात नहीं भैया। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं? तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। अभिलेख वो होते हैं जो पत्थरों पर, जो पत्थरों पर उत्कीर्ण जो किया जाता है, पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया लेख, ठीक है। उत्कीर्ण जो होता है, उत्कीर्ण किया गया लेख, जो पत्थरों पर किया गया लेख होगा, या किया गया वर्णन किया गया जो वर्णन होता है, या कोई चित्र बना दिया, या तो अपने बारे में लिख दिया, या तो कुछ अपने विस्तार के बारे में, कि उसमें कि हमें किताब चल नहीं रहा था कि हम लोग अपने बारे में कैसे बताएं, तो उसने कहा कि हमारे बारे में अगर सभी को पता होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए, पूरे भारत को पता होना चाहिए, विश्व को पता होना चाहिए कि मैं कैसा राजा था, कैसा प्रतापी राजा था, मेरे पूर्वज कहते थे, मैं क्या किया था, ये सारी चीजों के बारे में जानने के लिए उसने ये किया कि पत्थरों पे अब हम लोग एक लेख लिखेंगे। काफी किताब तो थी नहीं, इसीलिए उसने एक दिमाग लगाया कि पत्थरों पे लिखेंगे तो पत्थरों पे इतनी जल्दी ये लेख जो होगा मिटेगा नहीं, और आज तक ये सुरक्षित बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं हमारे ये लेख। जो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख दो प्रकार के होते हैं, अभिलेख दो प्रकार के होते हैं। एक शिलालेख होता है, क्या होता है? शिलालेख होता है, एक शिलालेख होता है, और दूसरा जो होता है शिलालेख होता है, दूसरा आपको स्तंभलेख मिलेंगे। स्तंभलेख, कौन? स्तंभलेख देखने को, स्तंभलेख आपको मिलेंगे। पहला आपको शिलालेख मिलेगा। अभिलेख दो प्रकार के, एक तो शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, स्तंभ लेख आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहीं पे आप देखोगे कि तथ्य, जो विभिन्न तथ्य क्या है, तथ्य क्या है, तथ्य जो हमारे तथ्य अशोक के बारे में जो तथ्य बोले गए हैं वो क्या है, तथ्य जो कहे गए हैं वो क्या है, तथ्य यहां पे लिखता हूं, ठीक है, तथ्य, ठीक है, तथ्य अशोक के बारे में तथ्य क्या कहे गए हैं। ये अशोक जो है, अशोक भारत का पहला राजा था, पहला राजा था जिसने लेख लिखवाए, ठीक है, जिसने लेख लिखवाए थे। ये इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि अशोक पहला राजा था जिसने स्तंभों पे, जिसने लेख लिखवाए थे, जिसने क्या किया? लेख लिखवाया था, ठीक है। इसके अधिकतर अभिलेख, इसके अधिकतर अभिलेख जो हैं, इसके अधिकतर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि व अरमाइक में, ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में मिलेगी, ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा में मिलेगी, प्राकृत भाषा में
में हैं, में लिखे गए हैं, लिखे हैं किसमें? अधिकतर आपसे पूछेगा कि अशोक के जो अभिलेख है वो सर्वाधिक किस भाषा में लिखे गए हैं या किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दो ही भाषाएं हैं सर्वाधिक इसको मिलेंगी, नहीं तो अरमाइक भी है और आपको खरोष्टी भी देखने को मिलेगी इसकी भाषा में, लेकिन दो सर्वाधिक भाषाओं में लिखा गया है, प्रयोग किया है। कौन? एक प्राकृतिक और एक ब्राह्मी लिपि का इसने सर्वाधिक प्रयोग किया है, सर्वाधिक प्रयोग इसने किया है, ठीक है। इसके अभिलेख को इसके अभिलेख को इसके अभिलेख को इसके अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास आप देखोगे सबसे पहले जो है पढ़ने का प्रयास किसने किया था? टील थल्लर ने किया था। थल्लर, टी थल्लर, जिसे टी के थल्लर कहा जाता है। क्या नाम था? टी के थल्लर ने जो पढ़ने का प्रयास, टी के जो है पैंथर था, थल्लर नहीं था, टील पैंथर था इनका नाम। थल्लर तो खोजे थे, टी के जो थल्लर थे वो इसके जो अभिलेखों को खोजा था, लेकिन जो टील जो थे पढ़ने का प्रयास किया था, टील पैंथर नाम था इनका, पैंथर, टील पैंथर जो थे इन्होंने पढ़ने का प्रयास किया था, पर क्या रहे? ये असफल रहे, असफल रहे, पढ़ने में क्या रहे? असफल रहे। तो पढ़ा किसने? किसने पढ़ा था? आपको मैंने बताया था, पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। कौन से पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पढ़ा किसने था? सफलतापूर्वक पढ़ा किसने था? सफलता पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप नाम था उनका, जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में इन्होंने इसको पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था 1837 में इसको पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। टाइम हो गया है, ठीक है। कल हम लोग अशोक के 14वां अभिलेख और 7 जो आपके जो स्तंभ लेख इसके हैं, और 3 आपको इसके जो शिलालेख हैं, जो 14 कौन है इसके? 14 इसके शिलालेख हैं। अशोक के कितने हैं? बृहद शिलालेख, 14 इसके शिलालेख हैं, 7 जो स्तंभ लेख हैं, और फिर उसके बाद 3 इसके गुहालेख या कुछ ऐसे ही 3 इसके गुहालेख हैं। 14 कौन है? शिलालेख हैं, 7 इसके स्तंभ लेख हैं, और सभी को कल हम लोगों ने पढ़ना है साथ में, और इस वीडियो को, इस जो अशोक को धीरे से खत्म करेंगे, ठीक है। 102 वीडियो और अशोक के बारे में हम लोग बनाएंगे, उसके बाद अशोक को हम लोग खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट जो राजाओं पे पढ़ना शुरू करेंगे। याद रखिएगा, छोटा नोट्स बनाइएगा, और उसको आप पॉकेट नोट्स भी कह सकते हो, छोटा बनाइएगा, ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं, और उसको रिवीजन करते रहिएगा। याद रखिएगा कि ये जो आपकी मेहनत कल आपको रंग लाएगी। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।